नमस्कार। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरें और सभी हलचल लेकर हम आ चुके हैं आपके बीच एक बार फिर से। और आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि 5 में से 2 राज्यों में जनता ने अपना फैसला मतपेटियों में बल्कि ईवीएम मशीन में बंद कर दिया है, जिसके नतीजों के लिए हमें 11 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। और अब फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश पर, मणिपुर पर और साथ साथ उत्तराखंड पर है। तो इन तीनों राज्यों की खबरें लेकर हम एक बार फिर आपके पास हाजिर हैं और आज आपको बताते हैं कौन सी बड़ी खबरें रहेंगी जिन पर हमारा जो है फोकस रहेगा। आज की जो 3 बड़ी खबरें जो हम खास जिन पर फोकस रखेंगे, उनमें से पहली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में बड़ी सियासी गर्मी, सपा कांग्रेस के साथ पर राजनाथ सिंह का वार। कहा, कांग्रेस खाट से जा बैठी पंचर साइकिल पर। उत्तराखंड में अमित शाह ने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर साधा निशाना। कहा, पहली बार कैमरे पर विधायक खरीदने का कारनामा सबके सामने। और वोट यात्रा में देखेंगे उत्तर प्रदेश के रामपुर की जनता के क्या हैं मुद्दे और क्या हैं उनके सवाल। तो 3 बड़ी खबरें, सपा कांग्रेस पर राजनाथ का वार, अमित शाह का रावत पर निशाना और रामपुर से हमारी वोट यात्रा। तो इन 3 खबरों पर हमारी खासतौर से नजर रहेगी। शुरुआत करते हैं। योजनाओं के दावे वादे हमेशा खाली रह जाते हैं या अधूरे रह जाते हैं। गुजारे के लिए मिलने वाली पेंशन के इंतजार में कई बुजुर्ग महिलाएं मिली। बिजनौर के ज्ञानपुर बहादुर में पेंशन का इंतजार करती महिलाओं की कहानी आइए आज आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबान। ये बिजनौर जिले का गांव ज्ञानपुर बहादुर है। यहाँ रहती हैं कैलाशी देवी। कैलाशी देवी की अनुभवी आंखों ने कई चुनावों को आते जाते देखा है, वादों को फूस की तनी पकड़ चढ़ते देखा है, चारपाई के पांव तले नीचे दबते देखा है। इस उम्र और इन आंखों को यकीन था कि शायद बुढ़ापे में सरकारी योजना वाली पेंशन जरूर मिल जाएगी, लेकिन कैलाशी देवी का ये भरोसा भी दरकता हुआ टूट गया। ना जी ना, बुढ़ा तो मुझसे भी ना तना हो बेचारा, मैं तो है भी कुछ। आज 4 दिन हो गए जी दिल कूद रहा नु कर खाट पर पड़ी बच्चे। भगवान सरदास मेरी तो और किसी से नहीं बच्चे। 4-5 दिन हो गए, पैसा पास हो तो किसी डॉक्टर पे भी जाऊं, जब कुछ पास नहीं कहाँ जाऊं। गांव में कैलाशी देवी अकेली बुजुर्ग महिला नहीं है जिन्हें सिर्फ पेंशन नहीं मिली। खाली सरकारी वादों की बाट जोहता पूरा गांव है। ज्ञानपुर में जिस बुजुर्ग से बात की वही पेंशन ना मिलने की शिकायतों के साथ खड़ा दिखाई दिया। और मिली नहीं, 1 दफा मिली थी, बस 2 दफा पहले करवाई थी, वो कट गई। पता नहीं कैसे किसने कटवाई भाई, हम पता नहीं कितने कटवा दी, बर्जस्त नहीं मिली सब। समाजवादी पेंशन गांव-गांव में मिलती है। राज्य सरकार का दावा कुछ ऐसा ही है। दावा खूब जंचता जब इन बुजुर्गों के हाथ भी पेंशन होती। खैर, पेंशन की तरह ही समाजवादी आवास की बाट में ये टूटी चारपाई, फूस का घर, सपनों में खोया, सुबह के इंतजार में खड़ा बाट जोह रहा है। पानी पड़ता रहे है और भीजते रहे है। हाँ भैया, हम तो बहुत परेशान हैं। वोट मांगने आवो हाँ, जब कह दे न हम मकान करवाओगे, पेंशन करवाओगे, कुछ नहीं करवाते। हाईवे सड़कों पर सवार विकास का अर्थ ढूंढता गांव तक जरूर बहता है, लेकिन गांव के रास्तों में जमा पानी, टूटी नालियां मुंह चिढ़ाती हैं। अच्छा होता अगर सियासत हकीकत से सबक ले लेती तो लोगों की उम्मीदें मात न खाती, बुजुर्गों के हाथ खाली ना होते, गांव के टूटे छप्पर को डर ना होता, और तो और गांव की गलियों में दम तोड़ता कोई वादा भी ना होता। एक बार फिर से नेता दावे और वायदे कर रहे हैं कि अगले 5 साल में सरकार उनके लिए अलग अलग योजनाएं लाएगी, उनकी मदद करेगी, गरीबों का विकास करेगी। लेकिन जब पिछले 5 साल में ही काम नहीं हुआ तो अगले 5 साल में काम कैसे होगा? सबसे बड़ा सवाल अब जनता अपने नुमाइंदों से यही पूछ रही है। मेरे कैमरामैन भीम सिंह के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, बिजनौर। तो बिजनौर से हमने आपको समाजवादी पार्टी पेंशन का सच दिखाया और आपको याद दिला दें कि चुनाव का ही वक्त होता है, मतदान का ही वो दौर होता है
जब वायदों का हिसाब लिया जाता है और एक एक वायदे की पाई पाई का हिसाब होता है। वक्त एक बार फिर से उसी हिसाब को लेने का है। बहरहाल अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में चुनाव अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुका है। अब नेताओं को वोट की कीमत अच्छी तरह से समझ भी आ रही है, लेकिन जब किसान को उनकी मेहनत मिलने की बारी आती है, उनका मेहनताना मिलने की बारी आती है, तो किसान के हाथ सिर्फ मायूसी ही लगती है। हमारे संवाददाता ऋतु वर्मा की एक रिपोर्ट देखिए कि आलू की बम्पर फसल के बाद भी कैसे किसान बेजान हो जाता है। ब्रज क्षेत्र में आलू की खेती बम्पर होती है, लेकिन मार्केट ना होने के कारण आलू किसान मारा मारा फिरता है। क्षेत्र में आलू से तैयार होने वाले उत्पादों के अगर उद्योग लग जाएं, तो आलू के अच्छे भाव मिल सकते हैं। मंडियों में जो बिक्री करने वाले ले जाते हैं आलू, वहाँ उनको 10% लगता है। ये 100 रुपये का आलू ले जाएंगे तो 110 रुपये उन्हें चुकाना पड़ता है, प्लस भाड़ा है। इसलिए मंडी का जो हमारा बीच का टारगेट है, जैसे हमारे 300 रुपये कुंटल आलू का, तो उन्हें 330 पड़ेगा, प्लस अदर खर्चा पड़ेगा, तो वो 10 रुपये किलो बेचते हैं। खेती में बीज है, दवा है और पानी वानी है, तो उसको बहुत महंगा पड़ता है। बीज भी इतना महंगा हो रहा है कि कुछ हम लेने जाते हैं जैसे कि 4000 रुपये किलो है, तो उसमें कितना लेके आएंगे आप बताओ। जितना भी हमारा पैसा है उतना मंडी में ब्लॉक हो जाता है, पैसा नहीं मिलता, लागत नहीं निकलती, तो मंडी में ब्लॉक हो रहा है हमारा पैसा। ब्रज के किसान इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। आलू के लिए पर्याप्त मार्केट नहीं, आलू से तैयार होने वाले उत्पादों की इकाइयां नहीं, सिंचाई का बड़ा संकट है, नहरों में पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता, बिजली की आपूर्ति बहुत कम हो पाती है, बंजर भूमि का रकबा लगातार बढ़ रहा है। यहाँ बम्बा जो है काफ़ी टाइम से मुलायम सिंह की सरकार आई है, यहाँ सपा की सरकार आई है, तब से आज तक बम्बा नहीं आया। 15 साल से हम देख रहे हैं यहाँ सारी हमारी खेतों की सिंचाई जो है इसी बम्बे से होती थी। आज बिजली हमारे यहाँ लगी हुई है, लेकिन तार बिल्कुल गल गए और बिल्कुल बत्ती आती ही नहीं है। आती है तो नाइट में आती है, नाइट में बताओ कहाँ पानी कौन से खेत में लग जाएगा। हर चुनाव में पार्टियां किसानों की बात करती हैं, लेकिन ये योजनाएं कुछ लोगों तक सीमित हैं। किसानों का दुख ये है कि बीते इतने सालों में अव्वल तो किसानों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनती नहीं है, बनी नहीं है, लेकिन जो बनी भी हैं तो वो वोट बैंक की भेंट चढ़ गई हैं। और यही कारण रहा कि एक बार फिर चुनावों में किसान उसी तरह बदहाल, परेशान और त्रस्त है और अपने महंगी होती खेती के लिए एक बार फिर रोता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन विनय और असिस्टेंट विनोद के साथ ऋतु वर्मा, कासगंज से। और चुनावी महासंग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे नेताओं के चुनावी बोल। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूं, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहां हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। अगर कोई बच्चा आपके यहाँ काम कर रहा है तो आप भी अपराधी हैं। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए।
सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाए, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब आपको सुनवाते हैं नेताओं के चुनावी बोल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के गठबंधन के साथ उतरी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बड़ी सफलता की उम्मीद है। आज मेरठ में चुनावी सभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने माना कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये दावा किया और कहा कि जनता इसको पसंद कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी इस बार जीतने जा रहे हैं। किसानों की सरकार बनेगी। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश दुनिया की फूड फैक्ट्री बने, दुनिया की फूड फैक्ट्री बने। उत्तर प्रदेश में हर जिला कुछ न कुछ बनाता है। जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे उत्तर प्रदेश को बदलने का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन राहुल कांग्रेस के साथ पर गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने मेरठ की जनसभा के दौरान चुटकी ली। उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पूरा परिवार ही मिलकर सरकार चलाएगा तो जनता का भला कब होगा। आप लोगों ने सभा मैदान में देखी होगी, स्टेडियम में देखी होगी, बहुत बड़े हॉल में देखी होगी, खाट पर सभा कभी देखी है? ये कांग्रेस के नेता हैं, खाट पर सभा करते हैं। यानी जो चुनाव होने के 4 महीने पहले ही खाट पकड़ लिया, वो चुनाव क्या लड़ेगा? और हाथ किससे मिला है? हाथ किससे मिला है? साइकिल की हैंडल नहीं पकड़ी है, साइकिल के पीछे बैठ गए हैं और उनको यह नहीं मालूम कि खाट से उतर के आए हैं। उनको पता ही नहीं है कि साइकिल पंचर हो गई है। पिताजी काम नहीं करने देते हैं, हमारे चाचा काम नहीं करने देते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। चित्त भी हमारी, पट भी हमारी और उलट तेरे बाप का। जो मुलायम सिंह जी ने कहा कि हमारे बेटे ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर हमारी जीवन भर की कमाई को धो डाला। और गाजियाबाद में आज बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती ने समाजवादी पार्टी सरकार की बखिया उधेड़ी जमकर। मायावती ने कहा कि सपा सरकार उनकी योजनाओं का नाम बदलकर अब उनका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। सपा सरकार में विकास व जनहित के जो भी थोड़े बहुत कार्य किए गए हैं तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े कार्यों की शुरुआत बीएसपी की सरकार में ही कर दी गई थी। और इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की अनेकों जनहित की योजनाओं को तो वर्तमान सपा सरकार ने बहुत चालाकी से केवल उनका नाम बदलकर ही चलाया हुआ है। और अभी आइए आपको दिखाते हैं रामपुर से हमारी वोट यात्रा। वोट यात्रा में हम पहुंच चुके हैं नवाबों के शहर रामपुर।
रामपुर रजा लाइब्रेरी एशिया की नंबर 2 लाइब्रेरी है। इसकी पहचान बड़ी है। यही नहीं, रामपुर के चाकुओं की अपनी एक पहचान रही है। यहाँ के जरी के काम की भी पहचान रही है। रामपुर के चाकुओं का जिक्र आपने बॉलीवुड के गानों में भी सुना होगा। नवाबों के शहर की इस पहचान को यहाँ के सियासतदानों ने जब कम करने की शुरुआत की तो उस राजनीति में न सिर्फ भेंट चढ़े यहाँ के युवा, इन युवाओं की शिक्षा, उनका भविष्य, रोजगार और ज्यादा असर पड़ा यहाँ के 20 से ज्यादा कारखाने जो बंद हुए एक एक करके, जिसमें एक बड़ा कारखाना हुआ करता था रजा टेक्सटाइल। आइए जानते हैं लोगों से, लोग क्या मानते हैं, अगर शहर का विकास हुआ है तो, और अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए वो किसे जिम्मेदार ठहराते हैं। हम इस समय रामपुर के मेन बाजार में हैं। ये बाजार किसी जमाने चाकू बाजार के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम टीपू सुल्तान मार्केट है और ये तमाम दुकानें जो आप देख रहे हैं, इन दुकानों पे सिर्फ रामपुरी चाकू मिला करते थे। लेकिन अब इन लोगों ने उसे छोड़ कुछ ने कपड़ों की दुकानें खोलनी, कुछ ने किसी और उत्पादों की दुकानें खोलनी हैं। इस मार्केट में 2 दुकानें रामपुरी चाकू की दिखाई दे रही हैं। रामपुरी चाकू की जिस तरह की धार और चमक थी, ये धार अब सिर्फ राजनेताओं के भाषणों में, तलखियों में, विवादास्पद टिप्पणियों में दिखाई दे रही है और इसकी चमक धीरे धीरे खत्म हो गई रामपुर से। ये वो लोग हैं जो पहले किसी जमाने सिर्फ रामपुरी चाकुओं को रखा करते थे, लेकिन अब इसके अलावा बहुत सी चीजें आई। ये इनसे जानते हैं इस काम को कितने समय से आप कर रहे हैं? लगभग 25 साल। मतलब आपसे पहले आपके पिताजी भी और उससे पहले पापा का। किस तरह की कमी आपने देखी रामपुरी चाकुओं की? यहाँ पे पहले कई दुकानें हुआ करती थी, बस थोड़ा सा ट्रेंड कम हुआ इसका, तो इस वजह से थोड़ा कम हो गया काम। बाकी तो अभी भी है बिक्री इसकी, सेल अभी भी है इसकी। मुझे 40 साल हो गए काम करते। मैंने आज में इसको अभी तक पकड़ा रखा है और मुझे कोई काम ऐसा मिला ही नहीं जो मैं दूसरा को काम करता। राजनीति के चक्कर में इस सरकार में खुलेगा, उस सरकार में खुलेगा, ये नहीं खुलते खुलते मुझे 40 साल हो गए, ये काम नहीं खुला आज तक। जब चुनाव आते हैं, राजनीतिक पार्टियां आती हैं, जब राजनीति आती है जब भी इसका जिक्र होता है, उसके बाद कोई जिक्र नहीं होता इसका। हम इस समय रामपुर के चाकजा खां इलाके में हैं। इस इलाके को जाना जाता था रामपुर में जिस तरह की कढ़ाई हुआ करती थी। पहले रामपुर के चाकुओं की चमक गई और उसके बाद इस कढ़ाई की भी चमक गई। ये लड़कियां जो हैं ये पिछले कई सालों से इस काम में लगी हुई हैं। आइए इनसे जानते हैं, इतने सालों में जब इस काम को ये कर रही हैं तो आज से 10-20 साल पहले क्या आमदनी थी और आज की आमदनी है, क्या फर्क आया है, किस तरह की सुविधाएं इनको सरकार दे रही है। आपसे जानना चाहूंगी, कितने सालों से आप इस काम को कर रही हैं? 20 साल। 20 साल से। 20 साल में 20 साल पहले क्या आमदनी होती थी और अब क्या आमदनी है, कितना फर्क, कितना फायदा आपको लगता है? बहुत फर्क आया 20 साल से। अब पहले ये था कोई बचता था, इस टाइम तो कोई बचता ही नहीं है। जैसे 850 की है तो 350 का माल है, 400 रुपये बचते हैं साड़ी में। और आप लोगों का एक दिन की मजदूरी क्या होती होगी इसकी? एक दिन की मजदूरी 100 रुपये पड़ जाती है, 100 रुपये रोज है। इस तरह के अड्डे यहाँ घरों घरों में थे और इस काम में यहाँ की महिलाएं, पुरुष सब किया करते थे। आइए, और इस वक्त आइए आपको इस वक्त हम सीधा लिए चलते हैं संसद भवन और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली इस वक्त संसद पर जो भाषण था, राष्ट्रपति का अभिभाषण था, बजट में भाषण था, उस पर जवाब दे रहे हैं। Period continues. लोकसभा से सीधा प्रसार। The Reserve Bank had to announce on such terms and conditions, which they announced, that people who were not in India, either NRIs or people who had gone outside the country, residents in India, they will be given a guarantee period. Now, either there would be some currency which is left over. No economy in the world survives with that seized currency to operate in the market. So when Mr. Saugat Roy says, what is the harm if I keep large quantities of demonetized notes with me? The harm is that if we went by your suggestion, it would be anarchic in character, because India would then have a non-legal tendered currency parallelly operating in the market. And no economy in the world allows possession of a parallel economy or a parallel currency which can operate in the market. And that is why the only currency which can operate in the market is the currency which the Reserve Bank of India has authorized.
And therefore, once that grace period is over, this currency which is left over then has to cease to exist. And that is the reason why this ordinance is brought in, where the first limb of the ordinance is that the currency now, the high denominational currency, the liability of the Reserve Bank will cease to exist, and consequently under section 26(1), when the liability ceases to exist, the guarantee given by the government of India will also cease to exist. That is the first purpose of this ordinance. Now, this ordinance, therefore, let alone being in conflict with the 8th November notification, is a natural corollary or a consequence in a series of events which is to follow. तो पुरानी जो करेंसी थी वो अवैध हो गई है, उसको रखना अवैध हो गया। उसके बारे में सरकार एक ऑर्डिनेंस लाई है और उसी पर वित्त मंत्री अरुण जेटली बता रहे थे कि ये ऑर्डिनेंस लाना क्यों जरूरी था। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। भैया राजनगर चलोगे? बैठो। पर पैसे नहीं है मेरे पास। पर भाई साहब दिमाग तो है ना, चलो निकलो। अरे भीम है ना, भीम भेज देगा पैसे। ओ भाई साहब क्यों सुबह सुबह मेरा मीटर डाउन कर रहे हो? और ये भीम कौन है? ओ हेलो। अरे भीम मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, भीम पिन और यूपीआई पिन सेट करो, किसी को भी पैसे दो या लो, कभी भी कहीं भी। ओ भाई बहुत देखे ऐसे ऐप, हमसे ना हो पाएगा ला। अरे सिंपल है, खुद ट्राई करो। भीम ऐप डाउनलोड करें, पर अपने मोबाइल नंबर को बैंक खाते से जोड़ना ना भूलें। भाई साहब राजनगर नहीं जाना क्या? मैंने भी भीम डाउनलोड कर ही लिया। हाँ चलो। छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपए छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपए बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। पढ़ने लिखने खेलने के दिन मजदूरी में गवाए, शाम को लौटूं तो बापू पूछे कितने पैसे कमाए। कितना अच्छा होता जो मैं स्कूल जाता, लिखता, पढ़ता, लौटता तो बापू पूछता बोलो क्या सीख कर आए। आपके बच्चों की आंखों में एक सपना है जिसे शिक्षा ही सच कर सकती है। मजदूरी नहीं, 14 वर्ष से कम उम्र में बाल श्रम करवाना कानूनन अपराध है। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने आज उत्तराखंड के घनसाली में कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार किया। अमित शाह ने राज्य में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हरीश रावत पर करारा हमला बोला। कई बार अखबारों में छपता है कि सरकार बचाने के लिए विधायकों का खरीद फरोख्त होता है, मगर हमने तो पहली बार देखा किसी राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं बैठकर वीडियो के सामने विधायकों के खरीद फरोख्त का सौदा कर रहा है। आपदा घोटाला हो, खनन घोटाला हो,
शराब घोटाला हो, जिसमें उनकी ऑफिस का कर्मचारी सचिव 20 करोड़ की लेन देन करते हुए कैमरे के सामने पकड़ा जाए। मित्रों, राशन का घोटाला, कांग्रेसी नेताओं के घर से पहाड़ के गरीब लोगों के लिए भेजा हुआ, नरेंद्र मोदी सरकार ने भेजा हुआ राशन का चावल उनके गोदामों से मिलता है। तो ये तो थे अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष, जो कि उत्तराखंड में आज थे। और कार्यक्रम के अंत में आइए नजर डाल लेते हैं आज के चुनावी टॉप 10 पर। आप चुनावी टॉप 10 देखिए और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में गरमाया चुनावी माहौल। मेरठ में चुनावी रैली में भाजपा नेता राजनाथ सिंह का कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर वार। बोले पंचर हो चुकी साइकिल पर सवार हैं राहुल। उत्तराखंड के घनसाली में कांग्रेस पर बरसे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह। बोले कांग्रेस के शासनकाल में राज्य में भ्रष्टाचार और अराजकता का रहा बोलबाला। राज्य में 15 फरवरी को होना है मतदान। मेरठ में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक मंच से की चुनावी जनसभा। अखिलेश ने किया दावा, सूबे में दोबारा आएगी समाजवादी पार्टी की सरकार। वहीं गाजियाबाद में मायावती का सपा पर प्रहार। कहा, हमारी ही योजनाओं का नाम बदलकर श्रेय लेने की कोशिश कर रही है समाजवादी सरकार। भाजपा नेता विजय बहादुर पाठक ने सपा पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश यादव के राज में भ्रष्टाचार का रहा बोलबाला। जनता चाहती है परिवर्तन। किया दावा, पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में आएगी भाजपा सरकार। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने मणिपुर विधानसभा के पहले चरण के लिए मंगलवार को 2 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। मणिपुर में 4 और 8 मार्च को 2 दौर में होगा मतदान। 11 मार्च को होगी काउंटिंग। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति हुई बदतर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण से 4 दिन पहले खुर्जा सीट के रालोद प्रत्याशी के भाई और दोस्त की गोली मारकर हुई हत्या। राज्य में 11 फरवरी को है पहले चरण का चुनाव। उत्तर प्रदेश में छठे दौर और मणिपुर में पहले दौर के चुनाव के लिए अधिसूचना हुई जारी। छठे दौर में उत्तर प्रदेश की 49 और पहले दौर में मणिपुर की 38 सीटों पर 4 मार्च को डाले जाएंगे वोट। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम लखनऊ का करेगी दौरा। दौरे के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से होगी मुलाकात। राज्य में 11 फरवरी को है पहले दौर का मतदान। चुनाव आयोग का आदेश, पंजाब के अमृतसर, मुक्तसर, संगरूर, मोगा तथा बठिंडा जिलों के तहत आने वाले मतदान केंद्रों पर फिर से होगी वोटिंग। 9 फरवरी को होगा मतदान। गोवा के मड़गांव निर्वाचन क्षेत्र में पुनः मतदान हुआ संपन्न।